गाइज वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। तो गाइज सबको पता है हमारी फार्माकोलॉजी चल रही है जो कि फिफ्थ सेम में हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें यूनिट नंबर 1 हम कवर कर रहे हैं। तो दो चैप्टर्स जो ऑलरेडी हमने कवर कर दिए हैं ये ऊपर वाले, एंड आज होने वाला है हमारा थर्ड लेक्चर जो कि थर्ड चैप्टर कवर करने वाले हैं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के बारे में। पूरी ड्रग्स की देखेंगे, फार्माकोलॉजी देखने वाले हैं एंड थोड़ा समझने वाले हैं आखिर ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है क्या। ठीक है, इनका मोड ऑफ एक्शन भी कवर करेंगे। तो एंटी हाइपरटेंसिव सिंपली नेम से आप समझ सकते हो कि ऐसी ड्रग जो हमारी हाइपरटेंशन को ट्रीट करेंगी। अब हाइपरटेंशन क्या है ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, नहीं पढ़ा है फिर भी एक बार आप यहाँ पर पढ़ लो। ठीक है, तो हाइपरटेंशन क्या है? अ कंडीशन व्हेन ब्लड प्रेशर इंक्रीज्ड देन नॉर्मल प्रेशर 120/80 mmHg नोन एज हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन एक हमारी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो हमारा ब्लड का प्रेशर रहता है वो इंक्रीज हो जाता है हमारे नॉर्मल ब्लड प्रेशर से। अब नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है हमारा 122/80। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। अब इससे अगर बढ़ जाएगा तो वो हमारा कहलाएगा हाइपरटेंशन। ठीक है, तो जैसे अभी समझो 120/80, तो ये है हमारा नॉर्मल। ठीक है, तो ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। अगर इससे ज़्यादा बढ़ेगा तो ये होगा हमारा हाइपरटेंशन। ठीक है, अगर इससे घटेगा तो ये होगा हमारा हाइपोटेंशन। ठीक है, हमको यहाँ पर सिंपली पढ़ना है हाइपरटेंशन यानी कि इंक्रीज्ड इन बीपी। अब एक बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, कोई नहीं बताएगा, वो बता रहा हूँ यहाँ पर ध्यान रखना कि हाइपरटेंशन हमारा जब भी कहलाया जाएगा, किसी भी आदमी को, किसी भी महिला को, किसी भी व्यक्ति को हाइपरटेंशन जब भी कहलाया जाएगा जब उसका जो बीपी बढ़ा रहेगा वो कम से कम प्रोलॉन्ग्ड होना चाहिए। यानी कि कम से कम 1-2 हफ्ते उसका हाइपरटेंशन उसको बीपी जो होगा हाई होना चाहिए 1-2 हफ्ते तक। ऐसा नहीं, आप समझ लिए, एक एग्जांपल समझिए, जैसे अभी आप रनिंग करके आए। ठीक है, रनिंग करके आए, आपकी हार्ट बीट तो तेज होंगी, जो ब्लड फ्लो होगा वो भी तेज होगा क्योंकि आप रनिंग करके आए हो, तो वहाँ पर आपका बीपी ऑलरेडी बढ़ा होगा। तो क्या, तो सबको ऐसी कोई बात नहीं है कि आपका बीपी बढ़ा होगा क्योंकि अभी आपने मेहनत करी है, आपकी जो हार्ट बीट है वो तेज है एंड हाई ब्लड फ्लो भी है। ठीक है, इसकी वजह से आपकी बीपी जो है वो इंक्रीज है। तो आपको हाइपरटेंशन नहीं कहा जा सकता, आपको हाइपरटेंशन वाला व्यक्ति नहीं कहा जा सकता क्योंकि आपको सिर्फ आपकी मेहनत की वजह से ये हाई बीपी हुआ है। अब कुछ व्यक्ति होते हैं लाइक जैसे हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, अब उनका बीपी बढ़ेगा बढ़ाइए, तो वो कहलाएंगे हाइपरटेंसिव एजेंट। तो हाइपरटेंसिव उनको कहलाया जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर सिंपली यही ध्यान रखना, जिसको प्रोलॉन्ग टाइम तक हाइपरटेंशन होगा उसको ही हम हाइपरटेंशन कंडीशन में रखेंगे। ठीक है, हाई बीपी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, अब ये हाई बीपी जो हो रहा है, हाइपरटेंशन हो रहा है, वो किस किस कारण के लिए रेस्पॉन्सिबल है? तो फर्स्ट हार्ट फेलियर के लिए, सेकंड किडनी फेलियर के लिए, थर्ड ब्रेन स्ट्रोक के लिए एंड अदर डिजीज रिलेटेड टू हार्ट, एंड जो भी हमारे हार्ट से अदर रिलेटेड डिजीज है उसके लिए भी ये रेस्पॉन्सिबल होता है हाई बीपी। ठीक है, अब थोड़ा इसका टाइप देख लीजिए। टाइप सिंपली वही होने वाला है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक के बेस पर हम इसको क्लासीफाई करने वाले हैं। फर्स्ट टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। तो यहाँ पर सिस्टोलिक टाइप 1 में होना चाहिए 120 to 129, डायस्टोलिक होना चाहिए 80 to 89। टाइप 2 में सिस्टोलिक होना चाहिए 130 to 139 एंड डायस्टोलिक होना चाहिए 90 to 99। टाइप 3 में 140 से 149 सिस्टोलिक, 100 से 110 डायस्टोलिक। अब टाइप 4 में हमारा 150 से ज़्यादा होगा सिस्टोलिक, 110 से ज़्यादा होगा डायस्टोलिक। ठीक है, सिंपली एक टाइप था। अब इसके देख लो कॉजेज। तो कॉजेज आप ध्यान से समझना क्योंकि कॉजेज के ऊपर ही हम इसकी ड्रग्स देने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट है इसका वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन यानी कि वेसल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाना। सेकंड है सोडियम रिटेंशन यानी कि ज़्यादा जब हमारे टू मच साल्ट डाइट यानी कि हम सोडियम ज़्यादा कंजप्ट कर रहे हैं। ठीक है, हाई ब्लड वॉल्यूम ड्यू टू लो यूरिनेशन, अगर आपको लो यूरिन मतलब यूरिन जो आ रहा है आपको वो कम मात्रा में आ रहा है तो उसके भी वजह से आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा बॉडी में एंड उसकी वजह से आपका बीपी हाई होगा। देन स्मोकिंग हो सकता है एक फैक्टर, जेनेटिक्स में फैक्टर हो सकता है। लो पोटेशियम इन डाइट, अगर आप पोटेशियम में डाइट में लो पोटेशियम कंजप्ट कर रहे हैं उसके कारण हो सकता है आपका हाई बीपी। एंड लास्ट हमारा ओवरवेट और फिजिकली इनएक्टिव। ठीक है, तो ये हो गए हमारे यहाँ पर सिंपल कॉजेज। अब इसके सिम्टम्स देख लेते हैं हाइपरटेंशन के। फर्स्ट चेस्ट पेन यानी कि वही चेस्ट में पेन, सी विद हेडेक होगा, नोज ब्लीडिंग नाक से खून आना, एरिथमिया यानी कि इरेगुलर हार्ट बीट, विजन चेंज यानी कि आंखों से कम दिखना, ईयर नॉइज यानी कि कानों में शोर सा सुनाई देना, एंड लास्ट है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ठीक है, ये सब सिम्टम्स है इसके। एंड अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन यानी कि जो वही साइड इफेक्ट इसके क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट है कार्डियक फेलियर यानी कि हार्ट फेलियर वही। सेकंड रेनल डेनिम यानी कि हमारी किडनी भी डैमेज हो सकती है।
थर्ड हार्ट अटैक, फोर्थ मेटाबॉलिक सिंड्रोम यानी कि मेटाबॉलिज्म में दिक्कत आ जाना, प्रॉब्लम इन मेमोरी एंड अंडरस्टैंडिंग यानी कि वही सोचने और समझने की क्षमता को भी खो देना, ये इसके कॉम्प्लिकेशंस है। अब हम मेन बात करते हैं अपने जो मेन टॉपिक हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन हमने सिर्फ वही वो जो कॉजेज थे उसके ऊपर ये क्लासिफिकेशन हमने रखा है। तो फर्स्ट है इसमें एस इनहिबिटर्स, सेकंड है एंजियोटेंसिन सेकंड एंटागोनिस्ट, थर्ड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, फोर्थ डायूरेटिक्स, फिफ्थ बीटा ब्लॉकर, सिक्स अल्फा ब्लॉकर, सेवंथ वैसोडाइलेटर्स एंड लास्ट हमारा रेनिन इनहिबिटर। तो एक एक करके सबका बात करने वाले हैं हम आगे। तो एस इनहिबिटर्स जैसे मैंने आपको पीछे वाली CHF में भी पढ़ाया था एस इनहिबिटर। तो आप ये जो रास सिस्टम है RAAS रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, तो इसको आप रट लीजिए। ठीक है, क्योंकि देखो अभी हमारी 3 ड्रग, पहली एस इनहिबिटर, सेकंड एंजियोटेंसिन 2 एंटागोनिस्ट, थर्ड रेनिन इनहिबिटर। तो तीनों ड्रग इसी सिस्टम में काम करने वाले हैं। अगर आपको ये सिस्टम याद होगा तो ये 3 ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको याद होगा। ठीक है, तो फर्स्ट आपको ये आप अच्छे से समझ गए होगा आई होप, क्योंकि बहुत बार अब आप ऑलरेडी इसको पढ़ चुके। अब बस मैं इसको लास्ट बार आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। तो देखो सबसे पहले हमारा एक प्रोटीन होता है लीवर से जो सिक्रीट होता है, वो होता है एंजियोटेंसिनोजन। अब एंजियोटेंसिनोजन रेनिन से कन्वर्ट होकर रेनिन इसके साथ रिएक्शन करता है, ये होता है हमारा कन्वर्ट एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। देन एंजियोटेंसिन फर्स्ट हमारा एस की मदद से एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है, ये इसकी मदद से कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 2 में। अब एंजियोटेंसिन 2 जब हमारा बाइंड हो जाता है अपने रिसेप्टर से, ये हमारा कराता है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन यानी वेसल्स में कॉन्स्ट्रक्शन। अब ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ये हमारा एड्रिनल ग्लैंड में जाकर एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन होता है उसको सिक्रीट करता है, जिसके कारण हमारा रीअब्जॉर्प्शन ऑफ NaCl एंड H2O वो इंक्रीज हो जाता है। इससे ब्लड वॉल्यूम भी हमारा इंक्रीज हो जाता है एंड BP भी हमारा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब एस इनहिबिटर्स ड्रग्स क्या करेंगे, हमारी सिंपली इस एस एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे। अब जब ये एस एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो ये एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट ही नहीं होंगे, ना हमारा यहाँ वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा एंड ना हमारा यहाँ पर इंक्रीज होगा BP। ठीक है, एक कॉज था ना पीछे हमारा वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, उसके कारण भी हमारा BP हाई हो रहा था। अब यहाँ पर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होएगा ही नहीं, क्योंकि हमने एस इनहिबिटर दे दिया है, जिससे हमारा एंजियोटेंसिन 1 2 में कन्वर्ट होगा ही नहीं। ठीक है, जब ये आगे कन्वर्ट नहीं होगा तो आगे वाली प्रोसेस भी नहीं होगी। तो सिंपली इसका काम वही होने वाला है। तो यहाँ पर वही लिख रहा है दीज ड्रग्स बाय इनहिबिटिंग द एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, सो एंजियोटेंसिन 1 डज नॉट कन्वर्ट इट इनटू एंजियोटेंसिन 2। तो यहाँ पर जब एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट ही नहीं होगा एंजियोटेंसिन 2 में, तो वैसोडाइलेशन होगा, यानी कि वही वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं हो रहा तो वैसोडाइलेशन होगा, सोडियम रीअब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा, जिससे ब्लड वॉल्यूम भी हमारा डिक्रीज होगा एंड BP भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल इसके कैटोप्रिल, एनोलोप्रिन, रेमिप्रिल एंड लिंसोप्रिल। ओके, यूजेस देख लो इसके, ट्रीट हाइपरटेंशन, ट्रीट CHF जैसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक को भी रिड्यूस करेगा एंड रेट ऑफ DM यानी कि डायबिटीज मेलाइटिस को भी काफ़ी रिड्यूस करेगा। ठीक है, अब सेकंड ड्रग है हमारी एंजियोटेंसिन 2 एंटागोनिस्ट। तो एंजियोटेंसिन 2 एंटागोनिस्ट जो भाई पीछे बता दिया मैंने, जो एंजियोटेंसिन 2 अपने रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेंगे जब तो वो वैसे कॉन्स्ट्रिक्शन कर रहे हैं, तो हम दे देंगे यहाँ पर एंजियोटेंसिन 2 एंटागोनिस्ट। तो यहाँ पर एक क्या होगा, जो भी हमारे एंजियोटेंसिन 2 के रिसेप्टर होंगे उन पर ये जाके ड्रग बाइंड हो जाएंगी एंड वहाँ पर एंजियोटेंसिन 2 के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगी। ठीक है, एंटागोनिस्ट यानी कि वही ब्लॉक कर देना। सो दिस ड्रग बाय ब्लॉकिंग द एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर इन द RAS सिस्टम। ओके, angiotensin 2 cannot bind to their receptor, so it cannot stimulate adrenal gland and can't cause vasoconstriction। अब जब ये एंजियोटेंसिन 2 बाइंड ही नहीं होगा अपने रिसेप्टर से जाकर, तो वहाँ पर वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन ये कर ही नहीं पाएगा, जिससे हमारा BP डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल इसका लोरसार्टन, टेलमिसार्टन, कॉन्डेसार्टन एंड वालसार्टन। तो सिंपली मैंने यही दिखा रखा है, एंजियोटेंसिन 2 जब अपनी ड्रग ये इससे पहले हमारी ड्रग जाके पहुंच जाएगी इसके रिसेप्टर पर एंड इसको ब्लॉक कर देगी। जब एंजियोटेंसिन कोई भी एक्शन नहीं शो कर पाएगा, डेस्ट बाय हमारा BP डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ड्रग है हमारी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो नेम से आप समझ गए होंगे, यानी कि जो कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करेंगी। एंड सबसे मेन पता है आपको कैल्शियम हमारा किसके लिए यूज होता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी यानी कि कॉन्स्ट्रिक्शन करने के लिए। जब हम इस कैल्शियम वाले चैनल को ही ब्लॉक कर देंगे तो हमारा कैल्शियम अंदर आ ही नहीं पाएगा, जिससे हमारा BP जो होगा वो ऑलरेडी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सो सिंपली वही ड्रग होने वाली है जो हमारे कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करेंगी एंड ये हमारी डायबिटीज़ में, अस्थमा में और हाइपरलिपिडीमिया पेशेंट में भी यूज़ होती है। एग्जाम्पल इसका एम्लोडिपिन, निफेडिपिन, डिल्टियाजाम, वेरापामिल। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वही होने वाला है, जो हमारी ब्लड वेसल्स में जो कैल्शियम चैनल्स होते हैं उसको ये ब्लॉक करेंगे जाकर एंड कैल्शियम कैन नॉट एंटर एंड कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज। तो कैल्शियम अंदर आ ही नहीं पाएगा, जिससे कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है,
तो यहाँ पर वही दिखा रखा है, जैसे कैल्शियम चैनल, अगर कैल्शियम अंदर आ गया तो ये सार्कोप्लाज्म के रेटिकुलम में स्टोर होकर ये हमारा मसल कॉन्स्ट्रक्शन करेगा। बट हम ये जो ड्रग दे रहे हैं ये कैल्शियम चैनल को ही ब्लॉक कर देगी, तो कैल्शियम अंदर आ नहीं पाएगा, जिससे हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपली वही बात लिख रही है यहाँ पर। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी डायूरेटिक्स। तो हमारी एक प्रॉब्लम थी ना लो यूरिनेशन, तो यहाँ पर हम डायूरेटिक्स देकर यूरिनेशन को इंक्रीज करेंगे। तो जैसे अभी कॉजेस पढ़े थे हमने, तो वहाँ पर लो यूरिनेशन था एक कॉज, तो यहाँ पर हम लो यूरिनेशन वाले कॉज को ही ठीक कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा था पीछे कॉज पढ़ लो ध्यान से, ड्रग्स आप ऑलरेडी समझ जाओगे। ठीक है, तो ये ड्रग्स क्या होगी, जो जो हमारे यूरिन का आउटपुट होगा, यूरिन का प्रोडक्शन होगा, उसको इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये इंक्रीज करेंगे हमारे एक्सक्रीशन ऑफ H2O, यानी कि वाटर का, सोडियम का, कार्बोनेट एंड क्लोराइड आयन का एक्सक्रीशन इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, एग्जांपल फ्यूरोसिमाइड, स्पिरिनोलैक्टोन और इंडिपेमाइड। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्या होने वाला है, डायरेटिक्स बाय इंक्रीजिंग एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन, डिक्रीज सोडियम H2O, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज, BP डिक्रीज। ठीक है, अब डायरेटिक्स का आप एग्जाम टाइप पढ़ लीजिए। टाइप हमारा वही मेडिकेम वाले ही है यहाँ पर। फर्स्ट होता है थायाजाइड, यानी कि जिसका थोड़ा मीडियम सा ही एक्शन होता है, एग्जांपल हाइड्रोकॉल थायाजाइड एंड इंडिपेमाइड। सेकंड होता है लूप डायरेटिक्स, जो हमारे वेरी इफेक्टिव होते हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, जैसे लाइक फ्यूरोसिमाइड, ब्यूटेनामाइड। थर्ड हमारे पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स। सो हमारे क्या होगा, दिस ड्रग एक्सक्रीट यूरिन विदाउट लूजिंग पोटेशियम आयन। तो इसका लो इफेक्ट होता है, बट हमारे ये जो ड्रग रहते हैं वो विदाउट पोटेशियम आयन को लूज करे हुए यूरिन के आउटपुट को बढ़ा देते हैं, एग्जांपल एमिरोलाइड और स्पिरेनोलैक्टोन। ओके, अब ये जो तीनों कैटेगरी हैं, ये नेफ्रॉन, जो हमारा किडनी की बेसिक यूनिट है, उसके अलग अलग पार्ट्स पर जाकर एक्ट करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट है हमारी बीटा ब्लॉकर्स। तो सिंपली यार बीटा ब्लॉकर्स तो आप 4th सेम से पढ़ते आ रहे हो, तो यहाँ पर सिंपली वही बात होने वाला है। यहाँ पर ये बीटा ब्लॉकर यानी कि बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे। तो बीटा ब्लॉकर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज BP एंड इंक्रीज इन हार्ट रेट। तो सबको पता है बीटा ब्लॉकर्स हमारे ये जो बीटा रिसेप्टर होते हैं, ये हमारे BP को इंक्रीज करते हैं। सो व्हेन सिंपैथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर लाइक एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन बाइंड टू बीटा रिसेप्टर कॉज कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट बीट इंक्रीज एंड BP इंक्रीज। तो जब भी हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से हमारे सिंपैथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, लाइक एपिनेफ्रिन हो गया, नॉरएपिनेफ्रिन हो गया, तो वो जब आप बीटा रिसेप्टर जाके बाइंड करते हैं, तो वहाँ पर हमारा कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होता है, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमारा BP इंक्रीज होता है। तो सिंपली हम ये वाली ड्रग करेंगे, बीटा ब्लॉकर जो ड्रग होंगी वो बीटा रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर देंगे, जिससे हमारा कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज होगा, हार्ट बीट डिक्रीज होगी एंड लास्ट BP डिक्रीज होगा। ठीक है, एग्जांपल इसके एटेनोलॉल, मेटोप्रोलॉल, प्रोनेलोल। नेक्स्ट हमारा अल्फा ब्लॉकर। सेम अल्फा ब्लॉकर का वही काम होने वाला है, लाइक अपने अल्फा रिसेप्टर को ही ब्लॉक करेंगे। ठीक है, तो जब अल्फा रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएगा, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगी, हार्ट रेट भी डिक्रीज हो जाएगा, जैसे ये लिख रहा है, एंड BP भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल इसका हो गया प्राजोसिन, टेराजोसिन और डॉक्साजोसिन। नेक्स्ट हमारा कैटेगरी वैसो डायलेटर्स, यानी कि वेसल्स को डायलेट करने वाले एजेंट। तो यहाँ पर सिंपली वही काम होगा, जैसे हमारा कॉन्ट्रैक्शन हमको कम करना है तो रिलैक्सेशन बढ़ा दो, तो वेसल्स को डायलेट कर दो। एग्जाम्पल इसके नाइट्रोग्लिसरीन, आइसोसोर्बाइड डायनाइट्रिन। तो यहाँ पर इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लो, वैसे तो आप मेडिकल में पढ़ चुके हो अच्छे से। वैसोडाइलेटर वर्क बाय एक्टिवेटिंग पोटेशियम चैनल इन वैस्कुलर स्मूथ मसल। तो ये एक्टिवेट करती है पोटेशियम चैनल को, जिससे हमारा पोटेशियम का कंडेंस्ड आउटसाइड इंक्रीज हो जाता है, जिससे हमें हाइपरपोलराइजेशन कॉज होती है। हाइपरपोलराइजेशन की मदद से क्या होता है, कैल्शियम का रिटेंशन होता है वो डिक्रीज हो जाता है। अब कैल्शियम कम आएगा तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हमारी कम होगी एंड BP भी हमारा डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट कैटेगरी आती है हमारी यहाँ रेनिन इनिबिटर। तो रेनिन इनिबिटर सिंपली वही जो रेनिन एंजाइम था रास सिस्टम में जो यूज़ हो रहा था, उसको हम इनिबिट करा देंगे यहाँ पर। ठीक है, यानी कि रेनिन को ही कम करा देंगे। अब रेनिन हमारा सिक्रेट होता है किडनी से, सो दिस ड्रग इनिबिट रेनिन। तो यहाँ पर ये जो ड्रग्स होंगी वो इनिबिट कर देंगी रेनिन के ही सिक्रीशन को। एग्जाम्पल है इसका एलिस्किरीन। मोड ऑफ एक्शन क्या होने वाला है, वही रेनिन के सिक्रीशन को इनिबिट कर देंगी, जिससे हमारा एंजियोटेंसिन 1 और 2 बन नहीं पाएगा। ठीक है, अब जब एंजियोटेंसिन 1 और 2 नहीं बन पाएगा तो उससे हमारी कॉन्ट्रैक्शन भी डिक्रीज हो जाएगी एंड BP भी डिक्रीज हो जाएगा। सो फाइनली गाइज ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होता हुआ, जैसे था एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट यानी कि ड्रग्स। तो अब नेक्स्ट वाली वीडियो में हम बात करेंगे एंटी एंजाइनल ड्रग्स की। ठीक है, तो इसके नोट्स ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।